Hello students, today's our next theory, Newman's theory. So first introductory part of Newman's theory. The Newman system model was originally developed in 1970 at the University of California, Los Angeles. The model was developed by Dr. Newman as a way to teach an introductory nursing course to nursing students. The goal of model was to provide a holistic overview of the physiological, psychological, socio-cultural and development aspects of human being. कहते कि जो हम न्यूमन्स थ्योरी को न्यूमन्स मॉडल ज़्यादा बोलते हैं, तो अगर न्यूमन्स मॉडल आ जाए तभी से लिखना, अगर न्यूमन्स थ्योरी आ जाए तभी से लिखना है. तो कहते हैं इसका जो न्यूमन्स का एक वे था कि इसने एक इंट्रोड्यूटरी जो नर्सिंग का पार्ट कोर्स स्टार्ट किया था नर्सिंग स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग टीच करवाने का. देन कहते हैं नेक्स्ट इसका गोल था कि हमने जो होलिस्टिक ओवरव्यू है हमारा एक पर्सन का, लाइक फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, मीन्स हमारे जो एक ह्यूमन बीइंग ए लाइफ के जो एक पहलू है, इसको कहते हैं हमने मतलब ऐसे स्ट्रेस फ्री करवाना है कि हमारी जो बॉडी मतलब हमारी जो हेल्थ है वो जो एक स्ट्रेस ले रहा है स्ट्रेस उससे रिलीफ हो सके. सो ये थ्योरी जो न्यूमन सिस्टम मॉडल न्यूमन्स थ्योरी है, आप ये सोच कर चलो कि एक स्ट्रेस के बेस पर है कि एक पर्सन जो है वो जहाँ एक पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है तो उसका हमने कैसे कैसे रिड्यूस करवाने के जो है वो डिफेंस लगाए हैं. देन बीएससी इन नर्सिंग इन 1957, एमएससी इन मेंटल हेल्थ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस इन 1966, PhD in clinical psychology, and theory was published in a model for teaching total person approach to patient problem in nursing research 1972. So next introduction continue. Betty Newman system model provide a comprehensive, flexible, holistic and system based perspective for nursing. न्यूमन मॉडल इज़ जस्ट डैट ए मॉडल नॉट ए फुल थ्योरी. तो कहते जो न्यूमन सिस्टम मॉडल एक कम्प्रीहेंसिव हॉलिस्टिक बेस पर बना हुआ है नर्सिंग के परस्पेक्ट को रखते हुए. देन कहते जो न्यूमन्स मॉडल है एक जस्ट मॉडल है, ये फुल कंप्लीट थ्योरी नहीं हो पाई. सो इट इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर थिंकिंग अबाउट ह्यूमन एंड नर्स एंड देयर इंट्रैक्शंस. तो कहते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है कि जो एक नर्स है या ह्यूमन है उनकी एक दूसरे के प्रति जो थिंकिंग क्या है और इंट्रैक्शंस क्या है. द मॉडल व्यूज़ पर्सन एज ए लेयर्ड. सो न्यूमन्स मॉडल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी राइटर डेक्रेड एंड कॉर्नर, व्हेन बेटरिनर एंड लेलोजो ऑन जर्नल सिस्टम थ्योरी, सेली ऑन स्ट्रेस थ्योरी एंड लैरियंस ऑन स्ट्रेस एंड कोपिंग. क्योंकि ये सभी जो थ्योरीज थी इनमें इन्फ्लुएंस था जो न्यूमन मॉडल पर पड़ा. सो मेजर कंसेप्ट क्या है इस थ्योरी के. सबसे पहले देयर आर 4 मेजर कंसेप्ट. सो द मेजर 4 कंसेप्ट आर फॉलोइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन. द पर्सन इज ए लेयर्ड मल्टी डिमेंशनल बीइंग. ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन वेरिएबल्स और सब सिस्टम्स. कहते क्या है पर्सन जो है वो मल्टी डिमेंशनल का बना हुआ है. हमने काफ़ी जो मल्टी डिमेंशनल की है कि अपने पर्सन हेल्थ के रिगार्डिंग. सो कहते ये लेयर जो है ये 5 पर्सन वेरिएबल और सब सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं. देन लाइक कौन कौन से हैं. फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल. अब ये वाले जो हमारे जो वे मतलब मल्टी डिमेंशनल है हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. सो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. फ़िज़िकल आपको पता है कि हमारी बॉडी जो कैसे फ़िज़िकली फिट रहती है या क्या है. साइकोलॉजिकल थिंकिंग, रिमेंबरिंग, मेमोरी की पावर, ये चीज़ें सब इसमें इंक्लूड होती हैं. सो नेक्स्ट है हम करेंगे इन्वायरमेंट कि न्यूमन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन है. द इन्वायरमेंट इज़ सीन टू बी द
totality of the internal and external force which surround a person and with which they interact at a given time। कहते जो न्यूमन है उन्होंने ये कहा हुआ है कि इन्वायरमेंट क्या है, एक टोटलिटी के बेस पर है जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस मीन फैक्टर जो है वो मतलब दोनों इंटरेक्ट करते एक ह्यूमन बीइंग को। तो कहते हैं जो इंटरेक्ट करेंगे किसी भी टाइम कर सकते हैं। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स अगर पर्सन इनसे इंटरेक्ट हो रहा है तो ये पर्सन को ऐसे भी इंटरेक्ट करेंगे कि उस पर जो है स्ट्रेस कोज हो, ये मीन्स वो स्ट्रेसर हो जाए इनकी वजह से। सो देयर फोर्स इंक्लूड द इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड एक्सटर्नल पर्सन स्ट्रेसर विच कैन अफेक्ट द पर्सन नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। सो कहते जे कैसे जे जो फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं पर्सन को इंटर एंड एक्स्ट्रा पर्सनल। सो कहते हैं स्ट्रेसर जो इसके रिगार्डिंग जो स्ट्रेस ले रहा है कहते हैं उसकी जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है वो अफेक्ट करेगी एंड सो कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी। एंड कहते ये जो अफेक्ट है वो उसके सिस्टम पर, बॉडी सिस्टम पर भी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगी। सो नेक्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट, the internal environment exists within the client system. All force and interaction influence that are solely within boundaries of the client system make up this environment. And external environment, the external environment exists outside the client system. So सबसे पहले हम बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट की कौन कौन सी वो इंटरनल इंटरेक्शंस है जो हमारे मतलब एक पर्सन जहाँ उसके मेंटली जो है हार्म कर रही है, उसको स्ट्रेस कॉज कर रही है। सो फॉर एग्जांपल पर्सनल वैल्यू, एक ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनस वैल्यू है अगर वो मतलब कोई उनके साथ ऐसे पर्सनल वैल्यू को यूज़ कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है तो वो इंटरनली इन्वायरमेंट के कोज होगी, वो जो पर्सन है वो स्ट्रेस ले जाएगा। अगर कोई डिज़ायर थी, सपोज सेकंड एग्जांपल है डिज़ायर की, एक पर्सन की कोई डिज़ायर होती है लेकिन कोई दूसरा पर्सन आकर उस डिज़ायर को ब्रेक डाउन कर देता है, तभी एक जो ह्यूमन बीइंग है वो जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसको क्रॉस कर सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है। देन परसेप्शन क्या है, क्या चीज़ें हम डिसलाइक करते हैं, क्या लाइक करते हैं, ये चीज़ें सभी इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होगी। देन नेक्स्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट आउटसाइड द क्लाइंट सिस्टम। कहते हैं जे आउटसाइड लाइक इसमें कम्युनिटी, फैमिली, कल्चर, फ्रेंड। अगर हम ऐसे सोच कर चलें लाइक इसमें कोई जॉब लॉस हो सकती है, किसी की लव्ड वन की डेथ भी हो सकती है, फिज़िकल हार्म हो सकता है। सो ये चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गई जिसमें कम्युनिटी भी इंक्लूड हो सकती है, हमारे फैमिली मेम्बर ही हमें कोई हार्म कर सकता है और लॉस में मतलब हम चले गए हैं तो ये चीज़ों की वजह से हम स्ट्रेस ले रहे हैं। सो ये स्ट्रेस एक इंटरनल मीन्स हम खुद ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई आउटसाइडर जो हमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है कि किसी आउटसाइड की वजह से आने की वजह से जो हमारा क्लाइंट है उसका क्लाइंट सिस्टम जो है वो अफेक्ट कर रहा है। क्लियर। सो लाइक इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली, कल्चर, फ्रेंड्स, ये चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारा खुद की जो है इंटरेक्शन है सोनली मीन्स होता है दे आर सोनली विद द बाउंड्रीज ऑफ द क्लाइंट सिस्टम मेकअप दिस एनवायरनमेंट मीन्स वो अकेले रहकर ही सोच रहा है, किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा अपनी बाउंड्रीज़ में। क्लियर। सो डिफरेंस पता चल गया कि इन्होंने इन्वायरमेंट के बेस पर दो बात कही है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इंटरनल मीन्स जो पर्सन है वो खुद ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, किसी की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइक उसकी खुद की कोई डिज़ायर थी वो ब्रेक डाउन हो गई है, कुछ उसकी वैल्यू थी वो नहीं पूरी हो सकी। देन कोई चीज़ों को लाइक करता था, डिसलाइक करता था, या कोई परसेप्शन उसकी ऐसी है नेगेटिव सोच कर चल रहा है। सो ये चीज़ें। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई आउटसाइडर जो है मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, कम्युनिटी, फैमिली, कल्चर, ये चीज़ें जो पेशेंट को है वो स्ट्रेस में लेकर जा रही है। सो नेक्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस। न्यूमन सी हेल्थ एज बीइंग अफेक्टेड विद वेलनेस। सो शी डिफाइन हेल्थ वेलनेस। उन्होंने दोनों चीज़ों को हेल्थ एंड वेलनेस को सेम लिया था, इक्वल, इक्वेटेड मीन इक्वल लिया था। सो शी डिफाइन हेल्थ वेलनेस एज कंडीशन इन विच ऑल पार्ट एंड सब पार्ट आर
इन हारमोनी विद द होल एज द क्लाइंट। कहते हैं इसमें जो मतलब उन्होंने सब वेरिएबल्स लाइक एज, जेंडर, मतलब हर एक तरीके के मतलब जो पर्सन लिए हैं। ये नहीं है कि पर्टिकुलर इस एज के होने चाहिए, पर्टिकुलर सेक्स में मेल हो या फीमेल हो, ये चीज़ें उन्होंने इन्वॉल्व नहीं की। कहते हैं सभी जो पार्ट है, सभी पार्ट के वेरिएबल्स है, एक हारमोनी जो है वो क्लाइंट मतलब होल क्लाइंट को में इन्वॉल्व होते हैं उसकी वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए। सो एज द पर्सन इज़ इन कंटेक्ट इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। कहते जब पर्सन एक ऐसे कॉन्टैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग इंट्रैक्शन कर रहे हैं, द स्टेट ऑफ wellness is in dynamic equilibrium rather than in any kind of steady state। सो कहते हैं इसके रिगार्डिंग क्या है कि वेलनेस यही है कि सभी इन्वायरमेंट में अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ और वेलनेस को कोई भी उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहिए, इक्वली न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हमारी जो मतलब हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, वेलनेस ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी इन्वायरमेंट वजह के लाइक इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेकर हम चल रहे हैं, तो उनकी वजह से भी हमारी जो हेल्थ एंड वेलनेस है वो हार्म नहीं होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम ही रहनी चाहिए, मीन्स स्टेबल ही रहनी चाहिए हर जगह पे। सो नेक्स्ट, नर्सिंग। अकॉर्डिंग टू न्यूमन्स, न्यूमन सीन नर्सिंग एज ए यूनिक प्रोफेशन दैट कंसर्न विद ऑल of the variables which influence the response a person might have to stressor। सो कहते हैं नर्सिंग क्या है, एक यूनिक प्रोफेशन है जिसके आधार पर क्या है हम ऑल वेरिएबल जो है हमारी लाइफ के मतलब जो एक स्ट्रेसर माइट हैव टू स्ट्रेसर, मतलब ये चीज़ों को लेकर हम उन पर मतलब जो स्ट्रेस ले रहा है उसको प्रभावित नहीं होने देना हमने। ये चीज़ें एक तो नर्सिंग मतलब इसका एक रोल है इसमें। द पर्सन इज सीन एज ए होल एंड इट टास्क ऑफ नर्सिंग टू ड्रेस द होल पर्सन। न्यूमन्स डिफाइन नर्सिंग एज एन एक्शन विच असिस्ट इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप टू मेंटेन मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस। सो मेनली कहती हूँ न्यूमन ने क्या किया था, जहाँ से स्टार्ट करनी है। न्यूमन्स डिफाइन नर्सिंग एज एन एक्शन विच असिस्ट इंडिविजुअल, कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग का एक एक्शन है कि वो एज ए असिस्टेंस बनकर एक इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप टू मेंटेन मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस। एक इंडिविजुअल का, फैमिली का एंड ग्रुप्स अगर बने हुए हैं काफ़ी, तो उनका मैक्सिमम हमने जो है वेलनेस का लेवल जो है मेंटेन करना है, मैक्सिमम लेवल। द प्राइमरी एम इज स्टेबिलिटी टू द पेशेंट क्लाइंट सिस्टम। हमने पेशेंट के जो है उसके सिस्टम को स्टेबल करना है थ्रू नर्सिंग इंटरवेंशन। कहते हैं हमने ऐसी इंटरवेंशंस वहाँ पर अप्लाई करनी है कि क्या हो सके एक स्ट्रेसर की जो है टू रिड्यूस स्ट्रेसर मीन्स स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। तो ऐसे ऐसे हमने इंटरवेंशन लगानी है पेशेंट की वेलनेस के लिए कि एक स्ट्रेसर जो है उसकी हम वेलनेस को मेंटेन कर सकें, प्रमोट कर सकें मैक्सिमम लेवल पर, ताकि वो अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। सो नेक्स्ट, क्लाइंट वेरिएबल्स हम बार बार बात कर रहे हैं। तो क्लाइंट वेरिएबल्स वही है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चर, डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल। सो नेक्स्ट, गोल ऑफ द सिस्टम थ्योरी की सिस्टम जो है इस मॉडल के क्या गोल थे। फर्स्ट, टू प्रोवाइड ए होलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं जब भी हमने कोई केयर या कुछ भी होलिस्टिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक ह्यूमन बीइंग के जे एस्पेक्ट्स के बेस पर है, ये पहलू के बेस पर है कि उसको फिजियोलॉजिकल नीड भी है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स भी देखने हैं, सोशोलॉजिकल भी देखने हैं, डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल भी देख सकते हो। सो सेकंड है टू टीच एन इंट्रोडक्टरी नर्सिंग कोर्स टू नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो उसका मेन दूसरा गोल था कि उसने टीच करवाना है नर्सिंग कोर्स की इंट्रोडक्शन दिलवानी है नर्सिंग स्टूडेंट्स को। सो न्यूमन मॉडल एंड करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इंटरलेटेड कंसेप्ट है इनके बीच में, लॉजिकली कंसिस्टेंस है, लॉजिकली सीक्वेंस के बेस पर है, फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अप्रोच है, ईजिली आइडेंटिफाइबल फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड एप्लीकेबल इन द प्रैक्टिस। सो इंटरलेटेड कंसेप्ट होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक सीक्वेंस जो भी हम चल रहे हैं उसको स्ट्रेस को रिड्यूस करवाने के लिए तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। देन कहते हैं सिंपल होना चाहिए एंड हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। ये नहीं कि हम
उसकी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कोई ऐसे एग्जांपल्स कर रहे हैं कि पेशेंट को हम कन्फ्यूज़न में ही डाल दें। नो, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होने चाहिए। सो ईज़िली आइडेंटिफाइबल फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। जो भी हम इसके प्रैक्टिस किट्स हैं कि हम ईज़िली अपनी एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस में हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। सो सेंट्रल कोर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ बेसिक सर्वाइवल फैक्टर, जेनेटिक स्ट्रक्चर, नॉर्मल टेम्परेचर। सबसे पहले कहते हैं जब हमें एक स्ट्रेस होता है ना तो वो एक कोर में होता है, मतलब कोर हम जो फैक्टर्स हैं ना वो बीच में लेकर चलते हैं। सो कहते हैं देखो क्या क्या फैक्टर है, रेंज, जेनेटिक स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्स, ऑर्गन स्ट्रेंथ, वेलनेस, ईगो स्ट्रक्चर। सो कहते कोर का मीनिंग ही ये है कि बेसिक सर्वाइवल फैक्टर होते हैं। लाइक जेनेटिक स्ट्रक्चर में हम कलर ऑफ हेयर एंड आइज़ जो है सभी के डिफरेंट होते हैं। देन कहते एक बॉडी टेम्परेचर जो है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कभी सेम नहीं होता, कि जैसे 98.6 बॉडी टेम्परेचर है तो सभी का नॉर्मल 98.6 पॉइंट आएगा, नहीं किसी का 2 पॉइंट ऊपर हो सकता है डिग्री, किसी का 2 डिग्री कम हो सकता है। सो कहते हैं ये चीज़ें जो है एक कोर स्ट्रक्चर, मतलब यही एक कोर है जिसकी वजह से एक स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेसर जो है स्ट्रेस ले सकता है। मीन्स लाइक किसी को ये है कि हाँ मतलब हर एक की आइज़ नहीं एक जैसी, तो किसी को किसी की आइज़ पसंद है। ये चीज़ें कहते हैं एक वेरिएबल्स, एक फैक्टर है जो हम कोर में लेकर चलते हैं। सो इसके रिगार्डिंग कहते हैं अब हमारे एनवायरनमेंट में कैसे फ़र्क पड़ेगा कि हम कई बार ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे तो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस एंड फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगी। सो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस सिंपल मैं आपको बताती हूँ, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है डेट अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज द क्लाइंट सिस्टम। कहते हैं ये एक लाइन ऑफ रेजिस्टेंस का मीन्स है कि हम एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं पेशेंट को स्ट्रेस में प्रोटेक्ट करने के लिए कि पेशेंट ज़्यादा उसका सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम जो है स्टेबलाइज रहे, वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए। द नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस, द क्लाइंट सिस्टम नॉर्मल और यूज़र वेलनेस लेवल। The line represents what the client has become evolved over time. The normal defense line is the standard against determine any variance from wellness. मीन्स ये सेकेंड है कि जिसमें पेशेंट एक एंटर हो रहा है और उसको डिफेंस की ज़रूरत पड़ रही है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करे। देन फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस, आउटर बाउंड्री ऑफ डिफाइन, ये एक आउटर बाउंड्री है, इसमें क्या है एक्ट एज प्रोटेक्टिव बफर सिस्टम फॉर द क्लाइंट्स नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस और वेलनेस स्टेट। कहते हैं इसमें जब दोनों लाइंस हम नहीं कवर कर सकते देन फ्लेक्सिबल लाइन जो है वो भी बफरिंग मीन मतलब प्रॉब्लम में आती है। सो ये मैं एक आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। नेक्स्ट हम कर लें पहले कि इन चीज़ों के लिए प्रिवेंशन भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब प्राइमरी आपको पता है, अगर स्ट्रेस वो चीज़ स्ट्रेसर जो है उसके टेंशन के कॉज क्या क्या आ सकते हैं हमने पहले से प्रिवेंट कर देना। सेकेंडरी के अगर हम जो स्ट्रेसर है वो स्ट्रेस में चला ही गया तो उसका हमने कैसे कैसे मैनेजमेंट करनी है। और टर्शरी प्रिवेंशन की अगर मैनेजमेंट करने के बाद भी वो अपने आप को कैसे कवर अप कर सके कि दोबारा वो ही टेंशन रिगेन ना कर ले, तो वो चीज़ है। सो यूजर्स ऑफ न्यूमन थ्योरीज, थ्योरी में हम इसका प्रैक्टिस में हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट देखो, द मॉडल कैन बी यूज टू गाइड प्रैक्टिस विद क्लाइंट इन क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर में जो मॉडल लगाते हैं क्योंकि क्रिटिकल केयर में पेशेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। टू प्रोवाइड स्टेबल सपोर्ट ग्रुप फॉर पेरेंट्स विद इन्फेंट इन न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। कहते हैं जब न्यूनेटल इंटेंसिव आईसीयू में निक्कू में जब एक बच्चा एडमिट होता है तो हमने एक उसके जो ग्रुप है, सपोर्टर ग्रुप है, लाइक पेरेंट्स हैं, तो कहते हैं उनमें जो है टेंशन और स्ट्रेस आने के बहुत से कॉज है। सो ये चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं न्यूमन्स थ्योरी को कि कैसे कैसे हमने मैनेज करना है। सो कैंसर और HIV एड्स के रिगार्डिंग भी हम ये सिस्टम प्रैक्टिस के बेस पर यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन में क्या है, सेकंड देखो, इट कैन बी बेसिस फॉर कंटिन्यू एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुअल। कहते हैं जब हम कोई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी अपनी कंटिन्यू एजुकेशन रखना चाहते हैं तो उसमें हम
ये लगा कर चलते हैं कि पेशेंट जो स्टूडेंट से काफ़ी बार स्ट्रेस में आ जाता है, उससे एक जॉब के साथ दूसरा काम नहीं हो रहा है कि वो जॉब भी कर रहा है और साथ में जो है फर्दर स्टडी कर रहा है। सो इट ये चार्ट जो मैंने शो किया है आपको, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस एंड फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस के लिए, ये आपकी बुक पर ही बना हुआ है। सो इसमें यही है कि जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको हम नॉर्मल लाइन जो है वो सोचकर चलते हैं। जो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर एनर्जी सोर्स है, इसको हम कोर, इसको COR कोर भी ले सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है कि कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, बेसिक फैक्टर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज की सबका जो है डिफरेंस होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, रिस्पॉन्स पैटर्न डिफरेंट है, किसी को जल्दी समझ लगती है, रिस्पॉन्स करता है नहीं करता, वीकनेस के बेस पर ईगो स्ट्रक्चर नो और के बेस पर जो है वो डिफरेंट है। सो सबसे पहले कहते हैं कि जो है उसके बाद जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है, मींस लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है एंड फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है। तो जो मेन ऊपर सबसे पहले जो आ रहा है फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस, वो स्ट्रेसर मींस प्रॉपर जो है एक जो स्ट्रेस एक पर्सन ने ले रही है, तो उसमें स्ट्रेसर आइडेंटिफाई क्लासिफाइड एज नॉन है पॉसिबिलिटी लॉस पेन सेंसरी डेप्रीवेशन एंड कल्चर चेंज। कहते हैं ये चीज़ों की वजह से जो है पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस में ले जा चुका है, पेन होती है स्ट्रेस के जाने की वजह से, लॉस किसी चीज़ की वजह से। सो ये चीज़ें कहते हैं उसको रेक्ट कर रही हैं। सो अगर दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रेसर को लेकर सोचें, मोर देन वन स्ट्रेसर simultaneously one some stressor could vary as to impact or reaction and varies from age and development. So reconstitution could begin at any degree at level of reaction. So एक प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं, इसमें सेकेंडरी है एंड टर्शरी, मीन्स ये सब लाइनों की वजह से जो है पर्सन जो है वो स्ट्रेस में जा चुका है। सो प्राइमरी में हम करेंगे रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इनकाउंटर विद स्ट्रेसर एंड स्ट्रेसर फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंडरी में अर्ली केस फाइंडिंग करेंगे एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स की क्या क्या सिम्टम्स है। अगर पेशेंट स्ट्रेस में जा चुका है तो अर्ली फाइंडिंग उसकी जो है केस फाइंडिंग स्टार्ट कर देंगे। देन टर्शरी में हम रीअडेप्शन करेंगे, री एजुकेशन करेंगे कि वो फ्यूचर में अगर वही अक्रंस होती है तो प्रिवेंट कर सके। दैन मेंटेन ऑफ स्टेबिलिटी। लाइक पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं कि पेशेंट मैनिया में जा सकता है स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन में जा सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर मींस कभी वो डिप्रेशन में जा रहा है कभी वो मैनिया में जा रही है, ये चीज़ें उसके सिम्टम्स हैं। Okay, so thank you students.